पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान से जो हालिया खबरें आई हैं, उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चुनौती जो है, जो सिक्योरिटी चैलेंज है, वो कोई बाहरी शक्ति से तो है ही नहीं। वो भारत से भी नहीं है, वो अमेरिका से भी नहीं है, वो ईरान या अफ़गानिस्तान से भी नहीं है। इनफैक्ट वो चरस और अफ़ीम की गिरती हुई खेती से भी नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड आतंकवाद से भी शायद नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय चैलेंज जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो उसके खुद भीतर से आ रहा है। चलिए जानते हैं इस चुनौती के बारे में। जनवरी के अंत में पाकिस्तान की बैंड सेपरेटिस्ट ग्रुप, जी हां, पाकिस्तान भी कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप को बैन कर देता है। इस सेपरेटिस्ट ग्रुप का नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आपने न्यूज में सुना होगा, इसे हम BLA भी बोलते हैं। बीएलए ने बलूचिस्तान प्रोविंस में दर्जनों कोऑर्डिनेटेड, एकदम प्रिसाइज, घड़ी की नोक पे चलने वाले अटैक्स किए। पुलिस स्टेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और यहां तक कि बैंक्स को एक साथ निशाने पर लिया गया। इन हमलों के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी यानी मिलिट्री पर्सनल्स को मार गिराया। अगर ये सच है तो ये पाकिस्तान के लिए 9/11 और 26/11 एक साथ हो गया। और इसके बाद पाकिस्तान का एक आधिकारिक वर्जन भी आया, हमेशा होता है, थोड़ा लेट आया लेकिन आया। सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि 30 से अधिक सिविलियंस मारे गए इन सब अटैक्स में। पाकिस्तान के 18 सोल्जर्स की मौत हुई और इसके जवाब में उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 170 बीएलए फाइटर्स को मार गिराया। अब ये तो पाकिस्तान की सरकार का दावा है। इंडिपेंडेंट मीडिया इस दावे पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ही कुछ सिविलियंस को मार गिराया और उनकी गिनती आतंकवादियों में कर दी। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार और सेना है वो दुनिया भर में आतंकवादियों को एक्सपोर्ट और सपोर्ट करते करते शायद सिविलियन और आतंकवादी में अंतर करना भूल चुकी है। कहानी जो भी सच है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी बीच पाकिस्तान की संसद में कुछ ऐसा कहा गया जिससे पूरा पाकिस्तान तो दहल गया और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बयान को देने वाले व्यक्ति पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्वीकार किया कि बलूचिस्तान में उनकी खुद की सेना फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी खुद की सेना के लिए। मुश्किल है और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूच रिबेल्स तो भाई बहुत ज्यादा बेटर इक्विप्ड हो गए हैं, उनके हथियार तो हमसे भी बेहतर है और उनके निशानेबाजी और उनकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान की सेना को भी मात दे रही है। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी कही कि भाई पुरुष तो लड़ ही रहे हैं, महिलाएं भी इतना अच्छा लड़ रही हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान का इलाका बहुत फैला हुआ है, आबादी कम है और इसे कंट्रोल करना किसी भी पॉपुलेटेड सिटी से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी माना कि इतने बड़े इलाके में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करके एक कंसिस्टेंट कंट्रोल रखना लगभग असंभव है। यानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको पाकिस्तान के आर्मी रिपोर्ट करती है, वो पाकिस्तान की सेना की बलूचिस्तान में हार की जो प्रिडिक्शन है उसको पहले ही कर चुके हैं। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई ढंग से। अब ये पहली बार है जब शायद मैं ख्वाजा आसिफ की बात से अग्री करूंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान की सेना के पास चांस बहुत कम है बलूचिस्तान को कंसिस्टेंटली अपने कंट्रोल में रख पाना। और इस बात को तथ्यों के थ्रू जानने के लिए हमें डीप डाइव करना होगा बलूचिस्तान में। तो चलिए बलूचिस्तान चलते हैं। अब कहने को तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है, एक प्रोविंस है, सबसे बड़ी प्रोविंस है, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर अगले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के दुनिया के मैप में एक अलग देश के रूप में आ जाए, जिसकी राजधानी क्वेटा होगी। ये ठीक वैसे ही होगा जिस प्रकार से बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से पृथक हुआ था, अलग हुआ था। और इसको समझने के लिए बलूचिस्तान को थोड़ा बेहतर समझते हैं। बलूचिस्तान का कुल लैंड एरिया लगभग 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कंपैरिजन में ये हमारे स्टेट राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके लगभग बराबर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% है, यानी कि लगभग पाकिस्तान का आधा लैंड एरिया, और वो अलग होने वाला है। अब इसे भी थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझते हैं।
भारत का एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और अगर इसका 44% बड़ा कोई राज्य होता तो वो इतना बड़ा होता कि उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सब के सब एक साथ शामिल हो जाते। अब अगर इतना बड़ा इलाका आपके देश का आपसे अलग होना चाहे तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये आप समझ सकते हैं। तो बलूचिस्तान बन चुका है पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज से लगभग 40 साल पहले बांग्लादेश बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान में ऐसा क्या हो गया और इस सवाल का जवाब आज भी नहीं छुपा है। इसके लिए इतिहास में जाना होगा। तो चलते हैं बलूचिस्तान के इतिहास में। दरअसल बलूचिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान जितना ही पुराना है। 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत में धर्म के नाम पर जहर घोल करके पाकिस्तान को जन्म दिया, उस समय पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान का प्रोविंस था ही नहीं। बलूचिस्तान को हम 1947 में कलात नाम के एक प्रिंसली स्टेट के रूप में जानते थे, जिसके रूलर्स पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर हिचकिचा रहे थे। बहुत अच्छा इंट्यूजन था उनका। 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने कलात को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया और यहीं से बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट और रिबेलियन शुरू हुआ। 1948 में पहले रिबेलियन के बाद 10 साल बाद 1958 में दूसरा अपराइजिंग हुआ, जब बलूच लीडरशिप को बिना किसी कंसेंट के पॉलिटिकल पावर से बर्खास्त कर दिया गया। 1960 के दशक में तीसरा इंसर्जेंसी का फेज आया। यहाँ माउंटेन वॉरफेयर, गरिल्ला टैक्टिक्स को लेकर के बड़े स्केल पे आर्मी ऑपरेशंस किए गए, जहां पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूच लोगों के ऊपर भारी मात्रा में अत्याचार किया। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन तो 1970s की दशक में आया। 1973 में पाकिस्तान, जिसका विघटन हो चुका था, जो एक बहुत छोटा देश बन चुका था कंपेयर टू जहां से वो शुरू हुआ था, उसकी आधी आबादी बांग्लादेश में जा चुकी थी। 1973 में इस पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश जैसा कुछ बलूचिस्तान में रिपीट ना हो जाए, इसलिए बलूचिस्तान की एक इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिना किसी कारण के डिसमिस कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 4 साल तक फुल स्केल पर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चलती रही। हजारों लोग मारे गए और पाकिस्तानी आर्मी को पहली बार यह एहसास हुआ कि बलूचिस्तान को सिर्फ फोर्स से कंट्रोल किया नहीं जा सकता। बाल बाल बचा था पाकिस्तान बलूचिस्तान को भी अपने हाथ से गंवाने में इस कॉन्फ्लिक्ट में। फिर कुछ साल तक खामोशी रही। पाकिस्तान की आर्मी ने अमेरिका का साथ दिया सोवियत वॉर में और उन हथियारों का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के ऊपर अपना कब्जा लगातार मजबूत बनाती गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी ने बलूच लोगों को पिछड़ा रखने का, बैकवर्ड रखने के लिए भी एक भारी भरकम प्लान को तैयार किया और इंप्लीमेंट किया। अब सोचिए कि पाकिस्तान खुद एक अंडर डेवलप्ड नेशन है और अगर उस अंडर डेवलप्ड नेशन में भी कोई अंडर डेवलप्ड रखा जा रहा है तो वो कितना सुपर अंडर डेवलप्ड होगा। यह हाल हुआ बलूचिस्तान का। यहीं से 2000 के दशक में शुरू हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म, जिसको BLA बोलते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का एक सिंपल डिमांड है, बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए, एक अलग देश बनना चाहिए। कोई सेमी ऑटोनॉमस स्टेट नहीं, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या पैकेज वाला राज्य नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन देश। उनका तर्क सीधा है कि बलूचिस्तान में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी इसके जमीन के नीचे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका फैसला पाकिस्तान की सरकार नहीं करेगी, बल्कि बलूच लोग खुद करेंगे और उस रिसोर्स का इस्तेमाल बलूचिस्तान और बलूच लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए किया जाएगा, जो लगभग 7 या 8 दशक तक पाकिस्तान द्वारा इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दबाए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जमीन के नीचे बलूचिस्तान, ये कौन सी नई बात है। तो जानते हैं बलूचिस्तान में क्या रिसोर्स है। सबसे पहले बलूचिस्तान की जनसंख्या को समझते हैं। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 8%। याद रखिए, एरिया में 44%, पॉपुलेशन में 8%। क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे संसाधन बलूचिस्तान में शुरू से ही मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे अहम नेचुरल वेल्थ बलूचिस्तान से ही निकलती है। पाकिस्तान की लगभग 40% नेचुरल गैस, यानी लगभग आधी, 90% क्रोमाइट्स यानी क्रोमियम, जिसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तांबे, सोने जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यहीं मौजूद हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके चक्कर में ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, वो भी शायद बलूचिस्तान में। अब अगेन ये पाकिस्तान की सरकार का क्लेम है, तो हवाई बात भी हो सकती है। बलूचिस्तान के अंदर सुई गैस फील्ड है, जिससे पाकिस्तान के बड़े शहर सन 1950 से रोशन हो रहे हैं।
सेंधक और रेकोडिक जैसे कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताई जा रही है, जिसमें इंटरनेशनल कंपनियां, विशेषकर अमेरिकन कंपनियां और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस शामिल होने की करार में है। तो क्लियरली बलूचिस्तान में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम इसकी है कि इन रिसोर्सेज से जो रेवेन्यूज यानी पैसा निकल रहा है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कौन कर रहा है और कहां कर रहा है। गैस निकलती तो बलूचिस्तान से है, लेकिन पाइपलाइन के जरिए पंजाब और सिंध की फैक्ट्रियों तक सस्ते रेट में पहुंचा दी जाती है। रॉयल्टीज और सारा का सारा प्रॉफिट इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से निकलने वाले नेताओं के स्विस बैंक अकाउंट में चला जाता है। आलम यह है कि वही रिसोर्स रिच प्रोविंस जो बलूचिस्तान है, वही पाकिस्तान की सबसे गरीब इलाका है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में पॉवर्टी रेट लगभग 40% से भी ज्यादा है, यानी आधे लोग इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जबकि नेशनल एवरेज इससे कहीं कम है। बलूचिस्तान की लिटरेसी रेट लगभग 44% है और कई रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट 30% से भी नीचे चला जाता है। हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स में लगातार बलूचिस्तान लास्ट में रहता है, बॉटम पे रहता है। यानी जहां पाकिस्तान शायद 1990 के दशक में जी रहा है, बलूचिस्तान 1960 में ही फंसा हुआ है। और यही गैप है जिसे बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन के रूप में बोल रही है। यानी रिसोर्सेज निकलते तो बलूचिस्तान से हैं, रेवेन्यू जाता है इस्लामाबाद और पंजाब को, और इसके बदले बलूच लोगों को मिलता है मिलिट्री चेक पॉइंट्स, ऑपरेशन और सर्वेलेंस और मिलिट्री के द्वारा किया गया बहुत भारी भरकम क्रूरता। पिछले 2 दशकों में ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने हजारों इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप लगाए हैं सीधे सीधे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्मी पर। पाकिस्तान इन आरोपों को नजरअंदाज करती है और कभी कोई साफ जवाब नहीं देती है। इसी वजह से बलूचिस्तान में स्टेट को प्रोवाइडर नहीं, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स, एक ऑप्रेसिव सिक्योरिटी फोर्स के रूप में देखा जाता है। और जब डेवलपमेंट की जगह सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच आती है, तो रिजेंटमेंट एक आइडियोलॉजी बन जाता है, और वो आइडियोलॉजी आज हथियार उठाने तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट और नया कैरेक्टर जुड़ चुका है और उसका नाम है चाइना। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान से होकर गुजरते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको अब हम बोलेंगे सीपेक। सीपेक की अनुमानित इन्वेस्टमेंट लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफलाइन साबित होगी, और इस कॉरिडोर का दिल बलूचिस्तान में धड़कता है। यहीं इसी प्रोविंस बलूचिस्तान में है ग्वादार पोर्ट, जिसे चाइना ने अरेबियन सी तक अपना गेटवे बनाने का इरादा रखा है। इसे सीपेक का क्राउनिंग ज्यूल भी कहा जाता है। लेकिन स्थानीय बलूच आबादी के लिए ग्वादार प्रॉस्पेरिटी का नहीं, एक्सक्लूजन का एक नया सिंबल बन चुका है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ग्वादार डिस्ट्रिक्ट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस 50% यानी आधे से भी कम है, जबकि एक मल्टी बिलियन डॉलर पोर्ट दिन रात बलूचिस्तान में ग्वादार में ऑपरेट हो रहा है। और यही वजह है कि बीएलए और उससे जुड़े हुए ग्रुप्स, बलूच लोग, बलूच विलेजर्स सीपेक को इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन के रूप में जानते हैं। उनका आरोप है कि सीपेक प्रोजेक्ट से लोकल एम्प्लॉयमेंट तो 10% से भी कम है, यानी अधिकतर लोग जो एम्प्लॉय हो रहे हैं वो बाहर से लाए जा रहे हैं, जबकि जमीन, कोस्टलाइन और रिसोर्सेज स्थानीय लोगों से जबरन कम दाम पर लिए गए। इसी नैरेटिव के चलते बीएलए ने चाइनीज इंटरेस्ट को डायरेक्ट टारगेट भी बनाना शुरू कर दिया। चाइनीज इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और ग्वादार पोर्ट, ये सब बीएलए की अटैक सूची में आ गए। पिछले 5 सालों में चाइनीज नेशनल्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन पर 1 दर्जन से भी ज्यादा अटैक हुए, और इनमें से कुछ अटैक्स तो सुसाइड बॉम्बिंग्स थे। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान को चाइनीज लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनानी पड़ी, जिसमें लगभग 15,000 सैनिक और पैरामिलिट्री पर्सनल तैनात थे। लेकिन इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बावजूद अटैक नहीं रुके, और यहीं से पाकिस्तान का डायलेमा, दुविधा शुरू होती है। अगर वो बलूच ग्रीवियंसेस को पॉलिटिकली एड्रेस करने की कोशिश करती है और बलूच लोगों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करती है, तो पंजाब प्रोविंस के लोग जो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो बीएलए की इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, और जैसा डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीएलए सीम्स टू बी अ सुपीरियर फाइटिंग फोर्स देन पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ। इसलिए बलूचिस्तान में चाइना फैक्टर इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल और इमोशनल ट्रिगर बन चुका है।
पाकिस्तान लगातार ये दावा करता आया है कि बलूचिस्तान में चल रही ये इंसर्जेंसी बाहर से सपोर्ट पे करी जा रही है, यानी कि कोई और कर रहा है, किसी और का हाथ है। कभी बोलता है CIA कर रहा है, यानी अमेरिका कर रहा है, कभी कहता है अफगानिस्तान कर रहा है, कभी कहता है ईरान कर रहा है, और अब लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत का रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान को यह नहीं पता कि कौन BLA को सपोर्ट कर रहा है, बस हवाई क्लेम है कि कोई विदेशी ताकत BLA को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे आंदोलन को एक फॉरेन बैक प्रॉक्सी वॉर के रूप में पेश कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की सरकार के इस क्लेम को टोटली खोखला बना देती है, क्योंकि आज बलूच मूवमेंट सिर्फ एक छोटा सा सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो बचा ही नहीं है। बलूचिस्तान के गांव-गांव और हर बलूच में बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान द्वारा किए गए इनजस्टिस के विरुद्ध एक रेजेंटमेंट है, और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के रूप में बदल चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ऐसा बदलाव है जो इंसर्जेंसी की किसी भी वेव में काफी रेयर होता है, और वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके अटैक्स में महिलाओं की खूब जोरदार भागीदारी। आमतौर पर आर्म मूवमेंट्स में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती, खासतौर पर ट्राइबल और कंजर्वेटिव सोसाइटीज में ऐसा कम देखा गया है। लेकिन जब भी किसी इंसर्जेंसी में महिलाएं हथियार उठाने लगें तो सिर्फ मामला आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स का नहीं बचता, मामला घर घर तक पहुंच चुका है। ये इस बात का संकेत होता है कि समाज की सबसे मजबूत और सबसे निजी लेयर भी अब टूट चुकी है। इतना इनजस्टिस हो चुका है बलूचिस्तान में, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन है, चेतावनी है, जिसको पाकिस्तान की सरकार अभी भी डाउन प्ले कर रही है, लेकिन रियलिटी अब उजागर होती जा रही है। तो अब क्या होने वाला है ये जानते हैं। पाकिस्तान के लिए सिर्फ बलूचिस्तान ही एक समस्या नहीं है। बलूचिस्तान मूवमेंट से इंस्पायर होकर के अब नॉर्थ वेस्ट में वजीरिस्तान जैसे इलाके में भी स्टेट की लेजिटिमेसी पर खुले सवाल उठ रहे हैं। वहां पर भी इंसर्जेंसी पहुंच रही है, और वो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो ट्राइबल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी उस एरिया को जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके POK के नाम से अपना टेरिटोरियल क्लेम लगा रखा है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रोविंस, वहां पर भी भारत अब लगातार उसे भारत का हिस्सा बनाने की बात कर रहा है। यानी भारत कह रहा है कि हमें हमारा कश्मीर वापस करो। और रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर से यह भी तय हो चुका है कि किसी भी सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से 2 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। यानी ये सिर्फ कोई आइसोलेटेड इंसर्जेंसी नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है जो कई दिशाओं से पाकिस्तान के स्टेट के स्ट्रक्चरल, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब को चैलेंज करने वाला है। यानी 1947 में पाकिस्तान ने एक नए नक्शे के साथ जो जन्म लिया था, उस समय उसका एरिया था लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 1971 में भारत से युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान की लगभग आधी पॉपुलेशन और 1/6 लैंड एरिया निकल गया और बन गया बांग्लादेश। यानी 9 लाख किलोमीटर से शुरू होने वाला पाकिस्तान 1971 तक लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही बचा। अब बलूचिस्तान लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत के पास आने वाला है वो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और वजीरिस्तान जो अफगानिस्तान से लगा है वो भी लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यानी वो दिन दूर नहीं है कि जब ये तीनों प्रोविंस जब पाकिस्तान से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे, तो पाकिस्तान का बचा हुआ लैंड एरिया बचेगा 3.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी पाकिस्तान जो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर से शुरू हुआ था, कटते कटते छटते छटते भारत के एक राज्य यानी राजस्थान के ही बराबर बचेगा। अब ये सब होने में लगभग 2-3 साल लग सकते हैं। यानी पाकिस्तान जब लगभग 80 साल का होगा तो उसका 2/3 एरिया वो गंवा चुका होगा। यही होता है अगर आप अंतरिक्ष की जगह अफीम के पीछे भागेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी के नाम पे टेररिज्म एक्सपोर्ट करेंगे, तो 80 साल में आप इतने से इतने बन जाएंगे।